So, okay. Good evening, all of you. This is Garvita Rathod from the Sunrise Academy, and today the topic is first class chapter second, Nelson Mandela Log Walk to Freedom, and today we will cover this whole summary. So, as always, first we will cover its most important line, which you should have to always cover in your answer to make your enhance your answer. So let's cover these lines. So first the line is important lines. The autobiographical piece gives the message of peace and equality among mankind and necessity of freedom for people. So basically this chapter is about the freedom. तो इसके नाम से पता चलता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो इसके अंदर आज़ादी के बारे में बात करेगा. तो दिस ऑटोबायोग्राफिकल इज द पीस गिव्स द मैसेज ऑफ. तो दिस पीस जो ये पीस है, ये जो ऑटोबायोग्राफी पूरी बुक होती है, तो उसका जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस पूरी ऑटोबायोग्राफी का ये थोड़ा सा जो कुछ लाइनें लिखी गई है, तो वो ये रिप्रेजेंट करती है पीस को, इक्वालिटी को अमंग मैनकाइंड. ठीक है. नेक्स्ट its introduction. Let's coming on the introduction. The present chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela titled Long Walk to Freedom. In this chapter, there is a glimpses of the inauguration ceremony for the first non-racial government of South Africa. So, इसके अंदर क्या है? This autobiography covers the inauguration ceremony for the first non-racial government of South Africa, along with the memories of past. So this autobiography covers the glimpses of inauguration ceremony of the first non-racial government in South Africa along with the memory of past. तो past के अंदर वो कैसा था, और फिर जब इनोग्रेशन सेरेमनी के बाद जो उसके हुआ है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात करिए. सो कमिंग ऑन द समरी. सो रिमेंबर दिस डेट 10th May 1994. दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसके ऊपर सीधा MCQ बन के आ जाता है. व्हाट इज़ द डेट ऑफ द इनोग्रेशन day? So it's 10 May 1994 will be written in the golden script in the history of South Africa on the day Nelson Mandela became the first black president of South Africa. So basically कब बने थे नेल्सन मंडेला? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट कब बने थे? 10th May 1994 के अंदर. एंड द कंट्री गॉट द चांस टू बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी आफ्टर 8th ईयर. तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी का पार्ट बना. तो ये क्यों कहा जा रहा है कि 8 ईयर बाद, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, आफ्टर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स द कंट्री बिकम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी. ऐसे क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज उससे पहले एक सिस्टम चलता था अपार्थाइड, जिसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. द सेरेमनी वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट द ब्यूटिफुल एम्फी थिएटर. तो ये जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी? एम्फी थिएटर में. रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अटेंडेड इट. तो अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव थे, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इस सेमिनार को अटेंड किया था. टैबो मैबेग वॉज सॉर्न एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट. ये फर्स्ट डिप्यूटी प्रेजिडेंट बने थे. व्हेन इट वॉज द नेल्सन मंडेला, जब ये नेल्सन मंडेला, व्हेन इट्स नेल्सन मंडेला टर्न ही शोज हिज लॉयल्टी टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवोटेड हिमसेल्फ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी. तो जो जब नेल्सन मंडेला बने थे प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम ब्लैक 10th May पे, तब उन्होंने पूरा अपनी लॉयल्टी दिखाई थी अपने नेशन के तरफ, और अपनी पूरी लॉयल्टी दिखाई थी ह्यूमन वेलफेयर के लिए. आगे चलते हैं. He discussed in his speech the past and the present and the future. तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर, when he was giving his speech after becoming the first black president, he discussed in his speech that what is their past, what was their past, and what is their present and what will be their future. तो ये सब कुछ जो बात है वो उन्होंने करी थी. He focused on the incredible human disaster which took place in South Africa. तो उन्होंने किसकी तरफ उन्होंने बताया था कि भाई किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है. पहले की तरफ उन्होंने क्या क्या डिज़ास्टर देखिए. ह्यूमन डिज़ास्टर का यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई जब लोग एक दूसरे की तरफ जो है हेटरेट को बढ़ावा दे रहे थे वो.
ही पॉइंटेड टूवर्ड्स अपार्थेड। देखो यहाँ पे अपार्थेड के बारे में बात करी। अपार्थेड, व्हाट इज अपार्थेड? बेसिकली अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो उनके कलर के बिहेवियर, उनकी कलर की वजह से उन्हें मतलब डिफरेंट जो है उन्हें फील कराया जाता है, डिस्क्रिमिनेट कराया जाता है कि ब्लैक्स के साथ ऐसा होएगा, वाइट के साथ ऐसा बिहेवियर होएगा, इस तरीके से। ही प्रोमिस्ड, who Nelson Mandela promised that he would free his people from all discriminate. He said, never, never and never shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So what he was saying that he in his speech he says that this beautiful land will never experience the oppression of one by another. तो किसी के द्वारा कोई ऑपरेशन यानी किसी के द्वारा कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं डाला जाएगा, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बने थे तो वो ये प्रॉमिस कर रहे थे। While remembering the history, he wrote that the first decade of 20th century, a few years after, the white-skinned people of the South Africa erected a system of racial dominance against the dark-skinned people of their own land. So, while remembering the history, he wrote, उन्होंने लिखा था फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कुछ साल पहले जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने ब्लैक स्किन पीपल को जो इरेक्टेड सिस्टम, उन्होंने एक सिस्टम लगाया था रेशियल डोमिनेंट का अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, वो अपार्थेड जो था वो, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। दिस सिस्टम प्रूव टू बी द वन ऑफ द मोस्ट अनह्यूमन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, बट दिस हैज़ चेंज फॉर एवर। तो ये जो सिस्टम था वो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो अनह्यूमन यानी कि बोलते हैं कि बहुत ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत ही बुरा सपना की तरह मान लो आप इसे, कि इतना डरावना था, क्योंकि इसके अंदर जो डार्क स्किन पीपल थे उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हम बोल सकते हैं वो करी जाती थी। तो ये ऐसा सिस्टम था, पर उनके आने से, किसके, नेल्सन मंडेला के आने से ये जो सिस्टम है वो फॉर एवर के लिए जो है चेंज हो चुका था, फॉर एवर के लिए। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही राइट्स that there is no scarcity of gems in his country, but his most precious stone are their own people। क्या बोल रहा है कि इसकी कंट्री में जो जेम्स यानी कि डायमंड्स की हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात हैं बहुत सारे, बट उसके जो रियल स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन यानी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं जो उसके लिए लाइफ के अंदर है उसके, तो वो है उसके देयर खुद ओन पीपल, उसकी कंट्री के खुद के लोग। तो ही राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना कि ही राइट्स दैट देयर इज़ नो स्कैरसिटी ऑफ जेम्स इन हिज कंट्री। उसकी कंट्री के अंदर हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, मिनरल्स बोल सकते हैं आप, बट हिज मोस्ट प्रीशियस स्टोन, उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं चीज़ है वो उसकी खुद की कंट्री के ओन पीपल। भाई ह्यूमन रिसोर्स से तो देश आगे बढ़ेगा इसके लिए। ही हैज़ लर्न डैट एब्सेंस ऑफ फियर, यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने सीखा, ही हैज़ लर्न डैट एब्सेंस ऑफ फियर इज़ नॉट करेज, कि अगर आपको किसी चीज़ का डर ही नहीं है ये करेज नहीं है। रैदर डैट ट्रम्प ओवर इट, कि उसकी जब हम डर से उभर के आते हैं वो असली करेज है। करेज का मतलब यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस पे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज फॉर नेल्सन मंडेला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। सो ही एक्चुअली डिस्क्राइब्स दैट एब्सेंस ऑफ फियर, डर होना, जैसे कि किसी को चीज़ को डर है ही नहीं, इसका मतलब करेज नहीं है, इट्स नॉट करेज। रैदर ट्रम्प ओवर इट, यानी कि जब हम फियर से निकल के आते हैं, उससे उभरते हैं, उसे हम करेज कहते हैं, तो वो करेज होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ पीपल आर टॉट टू हेट अदर्स दे कैन बी टॉट टू लव अदर ऑल्सो। उसके कहने का मतलब ये था कि अगर लोगों को हम ये सिखा सकते हैं कि भाई एक दूसरे से नफरत करो, तो हम लोगों को ये भी सिखा सकते हैं कि भाई लोगों के साथ एकता कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिकली टू ऑब्लिगेशंस, तो यू शुड हैव टू राइट, एक इंसान की दो ऑब्लिगेशन होते हैं, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑब्लिगेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वन इज़ टूवर्ड्स हिज ओन फैमिली एंड टूवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड नेशन। पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी खुद की फैमिली के लिए, उसकी परिवार के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन होती है उसकी कम्युनिटी के लिए, उसकी नेशन के लिए। तो ये दो ऑब्लिगेशंस होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है कि ऑब्लिगेशंस बताओ दो। फिर Nelson Mandela realizes that during the long walk to freedom, he had to leave behind his family. Question बनेगा कि which obligation, what are the two obligation and which obligation did Nelson Mandela prefer? तो Nelson Mandela ने कौन से obligation को निभाया था? तो
उसने कौन सी टूवर्ड्स हिज कम्युनिटी एंड नेशन, उसकी कम्युनिटी एंड नेशन के द्वारा अपना फ़र्ज जो है वो निभाया था। तो क्या बोल रहा है, बिहाइंड लीव बिहाइंड हिज फैमिली, ही रिमेंबर दैट हिज फीलिंग फॉर फ्रीडम वर नॉट इनहेरिटेंस इन चाइल्डहुड, जो उसकी फ्रीडम है वो उसको चाइल्डहुड से नहीं मिली है। एज ही ग्रू ओल्ड ही केम टू नो दैट नॉट ओनली ही बट ऑल्सो द मेम्बर ऑफ हिज फैमिली एंड हिज नेबर एंड, तो वो जब बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि भाई उसको वो ना वो फ्री है, ना उसकी फैमिली फ्री है, ना उसके नेबर फ्री है, बट नॉट फ्री। देन ही स्टार्टेड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तब उसको समझ आ गई भाई उसे कोई भी फ्री नहीं है, उसके आसपास वाला है ना वो खुद फ्री है, तब उसका जो स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए वो उसने चालू करा। ही सेड दैट ही हैड डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ लेवल, तो उसने कहा कि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाए, जैसे जैसे अलग अलग स्टेज पे चला, तो उसके लिए फ्रीडम के जो मतलब थे वो चेंज होते गए। और ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। तो उसने बोला कि ये क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट कौन अलग अलग नेम द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला एट डिफरेंट एज लेवल, तो वो जब जब वैसे जैसे बड़ा हुआ था उसके लिए क्या थे। तो एज अ बॉय, तब वो छोटा था, ही हैड इल्यूजन ऑफ फ्रीडम, ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न टू फ्री, ही वॉज बॉर्न फ्री, उसको लगता था कि वो फ्री ही, वो जब छोटा था बचपन से हुआ तब से उसको फ्रीडम मिली हुई है। फॉर हिम, उसके लिए फ्रीडम क्या थी बचपन में, वॉज टू रन इन द फील्ड, स्विम इन द स्ट्रीम्स एंड राइज ऑन द बैक ऑफ बुल्स। तो उसके लिए फ्रीडम क्या थी, तो छोटा था कि वो बुल्स के ऊपर, बुल्स के पीछे बैठ के भाग सकता है, ही कैन स्विम इन स्ट्रीम्स एंड राइड्स ऑन द बैक ऑफ बुल्स एंड इवन रन इन द फील्ड्स, तो उसके लिए ये थी फ्रीडम। फिर वो बड़ा हुआ इन हिज बॉयहुड, यानी कि जब वो थोड़ा सा 10-11 बोल सकते हैं हमें ना, इस एज के अंदर आया, हम बोल सकते हैं 15 टीन एज की एज में आया। इन हिज बॉयहुड ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी बॉदर्ड बाय द एल्डर्स और गॉड एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, तो उसको ये लगा कि भाई उसको कोई इसको टोका टाकी नहीं करे, वो उसको कोई परेशान ना करे, उसको कोई बार बार कोई चीज़ ना बोले, तो ये उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, बॉदर ना करे, ठीक है। तो बॉयहुड के अंदर उसके लिए ये था फ्रीडम का मतलब, सॉरी। फिर आगे एज ए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जब वो आगे बड़ा हुआ तो उसको स्टूडेंट जब वो बना था उसके लिए क्या मतलब था, तो एज ए स्टूडेंट ही केयर्ड फॉर ट्रांसिटरी फ्रीडम, तो यहाँ पे जब वो बड़ा हुआ तो उसके लिए जो फ्रीडम थी वो ट्रांसिटरी फ्रीडम थी। ट्रांसिटरी का मतलब क्या होगा, अब देखिए ट्रांसिटरी हम बोल सकते हैं नॉट परमानेंट, तो जब वो बड़ा हुआ तो उसके लिए जो फ्रीडम थी एज ए स्टूडेंट, उसके लिए परमानेंट फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम टू स्टे आउट एट नाइट, तो मतलब उसके लिए फ्रीडम ये भी थी कि भाई वो स्टे मतलब बाहर रहे रात तक, वो अपनी मनपसंद बुक्स पढ़ सके, अपनी चॉइस से कहीं भी जा सकते, ये सारी चीज़ें उसके लिए थी। तो जैसे एक टीनेज के लिए हम बोलते हैं जो फ्रीडम होती है वही उसके लिए फ्रीडम थी। फिर when he becomes a young man he yearned for the basic and honorable right for achieving his potential, so जब वो एक यंग मैन बना, एक हम बोल सकते हैं कुछ 21-22 इसके एज के पास में आया था, वो उसने ही वॉन्ट्स अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए होती है, जैसे कि ही वॉन्ट्स टू मैरी अकॉर्डिंग टू हिम, ही वॉन्ट्स अ फैमिली एंड लिविंग अ लॉफुल लाइफ, ये चाहता था। बट स्लोली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंज, तब उसके धीरे धीरे उसकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम का वो फिर चेंज हुआ, स्पेशली व्हेन ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसने ज्वाइन करी, तो देन ही रियलाइजेज दैट ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट इंडिविजुअल फ्रीडम बट फ्रीडम फॉर ऑल। सो व्हाट ही रियलाइज दैट ये जो फ्रीडम ये इतने समय से, जब ये बॉयहुड से अपने स्टूडेंट के फेज़ में, उसके बाद उसने यंग मैन के फेज़ में जो उसने फ्रीडम को फील करा है वो असली फ्रीडम नहीं है, बिकॉज एट दिस टाइम ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ हिमसेल्फ but not for others, but after being a young man, after some time he realizes that true freedom is not individual's freedom but freedom for all, तो उसने ये सब कुछ रियलाइज़ करा। तो ये पूरी समरी थी इस चैप्टर की, एंड द लास्ट मैसेज विच ही गेव इज फॉरगिवनेस इज एसेंशियल इन स्ट्रगल एंड फ्रीडम। सो फॉरगिवनेस जो होती है, माफ़ी बोल सकते हैं हम, जो होती है वो इज एसेंशियल इन द स्ट्रगल एंड फ्रीडम, तो वो स्ट्रगल और फ्रीडम के अंदर एसेंशियल होती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर इन समरी। इफ़ यू लाइक द चैप्टर एंड समरी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू विल लाइक इट।